Okay. Hello, good morning class. Today we'll start about the first chapter. This is solid state of the class 12 science. Alright, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सॉलिड स्टेट, तो इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट से पहले एक चीज़ है जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो केमिस्ट्री साइंस ब्रांच जो है हमारी वो स्टडी करती है अबाउट द मैटर्स की। ठीक है, अब मैटर्स जो होता है वो कंसिस्ट होता है किससे हमारा मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। ऑलराइट, तो कोई भी मैटर जो है वो हमारा एटम से मिलकर बना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द एटम, उन एटम्स को लेके आप कंसीडर करेंगे तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की वजह से, एटम्स के पास क्या होता है, उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की वजह से वो पार्टिसिपेट किए जाते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। 3 भागों में उसको विभाजित कर दिया जाता है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, द थर्ड वन इज गैस। जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है एटम्स के बीच में वो हमारी उसके आधार पे, सॉलिड लिक्विड गैस के आधार पे हमारा डिवाइड किया जाता है ब्रॉड लेवल पे। तो जो गैस है वो गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट जो कि हम क्लास 11th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा सॉलिड के बारे में एक्सप्लेन करेगा, सॉलिड क्या होते हैं। तो वही है, तो सॉलिड क्या है, तो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहला हमारा है कि सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वही है सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है एटम्स की वो काफ़ी कम होती है। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो लगते हैं इसके बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एटम्स के बीच में जो लगता है वो हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इसका जो शेप होता है, शेप उसका फाइनाइट होता है, वॉल्यूम इसका फाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसका शेप देखा जाए सॉलिड्स का वो काफ़ी जो शेप होती है वो फाइनाइट होता है। दूसरा, इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी हमारा फाइनाइट होता है। और इसकी ही वजह से जब हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल जिसका हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, और इनकम्प्रेसिबल होते हैं तथा ये हमारे रिजिड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो हैं हमारी सॉलिड्स की, वो हमारी इसका फाइनाइट स्ट्रक्चर्स होता है, फाइनाइट वॉल्यूम होता है। दूसरे इसके बाद इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बाद में जब इसकी ज्योमेट्री जो होती है, जैसे हमें पता चल गया है कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं, तो उसके आधार पे इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है फाइनाइट शेप होती है। तो उसके आधार पे जो स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं 2 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला जो है वो हमारा क्रिस्टलाइन कहलाता है, दूसरा हमारा एमॉर्फस कहलाता है। एमॉर्फस के क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो हमारे प्योर सॉलिड कहलाते हैं, जबकि एमॉर्फस जो होते हैं सूडो सॉलिड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आयरन वगैरह जो है, आयरन हो गया या फिर और भी मेटल्स हो गए, वो हमारे क्रिस्टलाइंस में लिए जाते हैं जो मेटल्स होते हैं। और जैसे कि ग्लास हो गया वो हमारा सूडो सॉलिड्स की फॉर्म में कंपेयर किए जाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं टाइम ड्यूरेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें एक फ्लो आता है। जैसे कि अगर पुरानी बिल्डिंग में किसी ने देखा हो, पुरानी बिल्डिंग जो होती है हमारी, उस पर अगर ग्लासेस लगे हों, जो हमारे ग्लास खिड़की वगैरह में लगे होते हैं, पुरानी बिल्डिंग में देखेंगे तो क्या होता है, उनका जो शीशा होता है वो नीचे की साइड में क्या होता है, थिक होता है। ठीक है, तो वो उसकी वजह से क्या कहलाते हैं, सूडो सॉलिड्स की फॉर्म में कहलाते हैं। और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एमॉर्फस सॉलिड है, वो इनमें जो हमारा पेपर पर्पस से क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस जो होता है वो हमेशा पूछा जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस के ऊपर आता है। तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उनका अगर बात की जाए तो उनका स्ट्रक्चर जो होता है, शेप जो होता है वो साफ मेल्टिंग पॉइंट रखता है, जबकि ये एमॉर्फस जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा एक रेंज की फॉर्म में होता है। दूसरा, इनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, अगर इसकी बात की जाए, इसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखा जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। और जबकि एमॉर्फस में लेकर जाएगा तो इसमें एक पैटर्न फॉलो नहीं करना, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा, इस तरह के मॉलिक्यूल्स, एक रेगुलर पैटर्न नहीं होगा इसका। तो इसको हम कंसीडर करते हैं एमॉर्फस के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्रिस्टलाइन का शेप। ठीक है, कि क्रिस्टलाइन का क्लासिफिकेशंस क्या है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइंस में हमको पता है कि क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइंस में ये हमारे 4 भागों में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट जो है वो मॉलिकुलर है, द सेकंड वन इज आयनिक, द थर्ड वन इज मेटेलिक सॉलिड, द फोर्थ वन इज कोवलेंट। ये डिपेंड करता है उनके बीच का
जो बॉन्ड होगा हमारा किसी भी सॉलिड्स के बीच में, उसके बॉन्ड के आधार पर इसको डिपेंड करता है। तो मॉलिक्यूलर जो होते हैं, मॉलिक्यूलर्स में अगर देखा जाए तो पहला है नॉन पोलर, दूसरा है पोलर और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं? लाइक हमारा CCl4 हो गया। ऐसे कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड सॉलिड जिसमें हमारा जो नॉन पोलर कंपाउंड हो, मतलब जिसकी वैलेंसी जो हो वो समान रूप से सामने कंपाउंड्स हो, उसकी वैलेंसी तो वो नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंतर्गत जो फॉर्मेशंस करेगा मॉलिक्यूलर के अंतर्गत करेगा। पोलर के अंदर वो होंगे जो हमारे पोलर फॉर्म क्रिएट करेंगे। HCl हो गया, NaCl हो गया, तो ये NaCl के जो क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे पोलर करेंगे। और थर्ड वन है ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है कि जब हमारा हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जुड़ा होता है तो वो हमारा फॉर्मेशंस करता है H बॉन्डिंग। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो इसका स्ट्रक्चर्स जो होगा वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्म में लिया जाएगा। दूसरा जो आता है वो हमारा आयनिक आता है। आयनिक कंपाउंड्स में जनरली डिपेंड करता है आयंस के आधार पर। आयंस कौन से होते हैं? हमारे कैटायंस और एनायंस की फॉर्म में। ऑलराइट, तो कैटायंस और आयनाइंस की फॉर्म में जनरली देखा जाए तो ये, अगर इनकी बात की जाए क्रिस्टल्स के कैटायंस और आयनाइन की, अगर फ्री स्टेट में देखा जाएगा तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो अप नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं कर सकते। जब इसकी हम मॉल्टन स्टेट लेते हैं, मॉल्टन स्टेट ऑफ आयनिक, तो इसमें क्या होता है कैटायन और एनायन जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफरेबल होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी और हमारी हीट का ट्रांसफर इसके अंतर्गत हो सकता है। मेटेलिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या है? मेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मोबाइल कर सकते हैं, कहीं भी हमारा कहीं भी मूव कर सकते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो बोले जाते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड्स के अंतर्गत एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तथा उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव कर सकते हैं, जिसके कारण ये मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। और लास्ट वन है हमारा कोवेलेंट। कोवेलेंट को हम गाइड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंतर्गत हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम इसमें ले सकते हैं जो हमारा डायमंड होता है, कार्बन के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। दूसरा हमारा ग्रेफाइट होता है, वो भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड के अंतर्गत फॉर्म होता है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्रिस्टल लैटिस और यूनिट इन अ सेल। थैंक यू क्लास।